बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन चल रही है एक्सेल के एक चैप्टर के ऊपर जिसमें हम लर्न कर रहे हैं कि आपने एक्सटर्नल डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर कैसे लेके आना है। इसका ऑब्जेक्टिव हमने डिटेल में पढ़ लिया कि एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम डाटा को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट और समरीज बना सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल किसी फाइल में भी अगर अपने डाटा रखा हुआ है तो बाज़ का तो उसे एक्सेल में ला के एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज़ हैं जिनमें आप एक्सटर्नल डाटे को एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था, ये पेज आपके सामने ओपन है, इसमें फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया था, कॉपी पेस्ट का भी एक अवेलेबल है कि आप एक्सटर्नल जो फाइल है किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई फाइल उसको ओपन करें, उसका डाटा कॉपी करें और फिर एक्सेल में पेस्ट कर दें। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ऑब्वियसली, कॉपी पेस्ट करने से बाज़ को पूरे रिकॉर्ड्स नहीं आते, या कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि एक्सेल के अंदर डाटा रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में नहीं आता, सेल्स के अंदर प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर से आप कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर डाटा जो रिकॉर्ड हुआ किसी और फॉर्मेट में हो सकता है, लाइन्स के फॉर्मेट में हो, टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो। एक्सेल के अंदर डाटा जो है वो आपने सेल्स में मेंशन करना होता है। तो कॉपी पेस्ट रिलेटिवली आसान मेथड है, लेकिन इसमें लिमिटेशन भी हैं। सेकेंड मेथड जो आपके सामने लिखा हुआ है, बुक में डिस्कस किया हुआ है, ओपन CSV फाइल डायरेक्टली इनटू एक्सेल। हम असल में जो नोट पैड के अंदर फाइल्स बनती हैं उसके अंदर हमने एक डाटा स्टोर किया था और उसको हम एक्सेल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें अब सेकंड जो मेथड है वो ये कि CSV फाइल को आप डायरेक्टली एक्सेल में ओपन कर लें। CSV फाइल से मुराद क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जिसमें डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमे से सेपरेट हों। इसी तरीके से नोट पैड के अंदर जो फाइल्स बनती हैं वो टैब से भी आप उसे कॉलम की वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं, उसे टैब डिलिमिटेड फाइल कहते हैं या सिंपल टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो आपने नोट पैड के अंदर बनी हुई जो फाइल्स हैं उन्हें एक्सेल के अंदर ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे ताकि उसका डाटा हमें एक्सेल में नज़र आए और वहाँ भी हम उसका एनालिसिस कर सकें। तो ये हम लर्न कर रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे कि एक नोट पैड के अंदर बनी हुई फाइल है जिसमें कुछ डाटा भी अवेलेबल है, उसे आप एक्सेल के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, तो इसको आप कैसे ओपन करेंगे, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने पेज ओपन है, उसमें लिखा हुआ ओपन CSV फाइल डायरेक्टली इनटू एक्सेल, और इसमें फाइल टैब के अंदर जाके आप ओपन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इसको लास्ट टाइम परफॉर्म भी किया था, मैं दोबारा आपके सामने इसे परफॉर्म करूँगा। एक फ़ाइल है डाटा फाइल के नाम से जो हमने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। देखिएगा मैं आपके सामने इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो भी करवा देता हूँ आपको। ये हमारे सामने एक फ़ाइल है जो कि हमने नोट पैड में बनाई हुई है, और इसके अंदर पहले कॉलम में IDs आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में नाम आ रहे हैं, और हर नाम की जो विड्थ है वो डिफरेंट है, और थर्ड कॉलम के अंदर जो है वो सैलरी का डाटा आ रहा है हमारे पास। ये देखिएगा सैलरी लिखी हुई है, और एक कॉलम की वैल्यूज़ को दूसरे कॉलम से सेपरेट करने के लिए मैंने टैब यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिएगा ID के बाद टैब प्रेस किया, नेम के बाद टैब प्रेस किया, सैलरी। इसी तरीके से सेकंड लाइन ब्लैंक छोड़ दी, थर्ड लाइन से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है। ID टैब किया, उसके बाद टैब प्रेस करके मैंने नाम टाइप कर दिया, उसके बाद फर्दर टैब प्रेस करके सैलरी टाइप कर दी। सेकंड जो ID है उसके बाद नाम देखिएगा ज़रा लेंथी है, शाहिद असलम रज़ा, काफ़ी लंबा नाम है। उसके बाद टैब प्रेस किया तो सैलरी जो है वो नॉर्मल जो रूटीन चल रही है उससे थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, लेकिन है ये थर्ड कॉलम की वैल्यू टैब से पता चल रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट 5 रिकॉर्ड्स हैं। इस डाटे को हम एक्सेल में ओपन करना चाह रहे हैं, इस फाइल को हम एक्सेल में ओपन करना चाह रहे हैं। तो इसे देखते हैं हमने कैसे ओपन करना है। तो एक्सेल की एक फ़ाइल सबसे पहले हम ओपन करेंगे। एक्सेल की एक ब्लैंक फ़ाइल हमने ओपन कर ली। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्सेल के अंदर उस डाटा फाइल को जो कि नोट पैड की फाइल है उसको यहाँ पे एक्सेल में हमने ओपन करना है। तो अगर तो हम डायरेक्टली डाटा फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो चूँकि नोट पैड की फाइल है उसी में ओपन होगी। हम क्या करेंगे, उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल टैब के अंदर आएंगे। ये देखिएगा फाइल टैब के ऊपर क्लिक किया, फाइल टैब के बाद ओपन वाली ऑप्शन में आ जाएंगे। ओपन वाली ऑप्शन में आके यहाँ उसे बताएंगे कि हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है जिसे हम ओपन करना चाह रहे हैं। ब्राउज़ कर लेते हैं। ये ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका हुआ है। इसको हम बताएंगे कि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई एक फ़ाइल है जिसे हम ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ से हम राइट साइड पे आके ऑल एक्सेल फाइल्स की बजाय क्या कर देंगे, ऑल फाइल्स कर देंगे, ताकि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं वो सारी नज़र आ जाए। तो ये डाटा फाइल आपके सामने विजिबल है। इस पर क्लिक किया और ओपन कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक परफॉर्म किया था, एक विंडो आपके सामने आ गई थी। ये क्लिक किया मैंने तो हमारे सामने देखिएगा ये एक बड़ी सी विंडो आ चुकी हुई है जिसका नाम है टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट। अब इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो विंडो है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और ये क्यों आपके सामने आ जाती है।
डाटा फाइल जो कि नोटपैड की फ़ाइल है उसमें रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसको डायरेक्टली उसके डाटा को एक्सेल ने अपने सेल्स में कॉलम रोज में शो नहीं किया, बल्कि एक टेक्स्ट इंपोर्ट विज़ार्ड के नाम से आपके सामने एक विंडो ओपन कर दिया जिसके 3 स्टेप्स हैं। इसमें हम 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद जाके वो डाटा आपको एक्सेल के अंदर नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है, ये विंडो क्यों ओपन हो जाती है? असल में जब आप किसी एक्सटर्नल फाइल को, एक्सटर्नल फाइल से मुराद क्या है, ऐसी फाइल जो किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई है, उसे एक्सेल में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसका फॉर्मेट, उसमें जो डाटा होता है उसका फॉर्मेट चूँकि डिफरेंट है। नोटपैड के अंदर जो फाइल हमने बनाई हुई है उसमें लाइंस के फॉर्मेट में डाटा लिखा हुआ है। पहली लाइन में हेडिंग्स हैं, दूसरी ब्लैंक है, तीसरी लाइन के अंदर जो है वो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और शुरू में आईडी है, फिर टैब प्रेस करके सेकंड पोजीशन पे नाम है, फिर आगे टैब प्रेस करके नेक्स्ट पोजीशन पे सैलरी लिखी हुई है। तो लाइंस के अंदर डाटा है। तो हमने एक्सेल के अंदर जो डाटा शो करना होता है वो कॉलम और रो के फॉर्मेट में और हर इंडिविजुअल वैल्यू को सेल के अंदर शो करना होता है। तो अब उस नोटपैड की फाइल के अंदर जो डाटा है उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, एक्सेल डाटा को किसी और फॉर्मेट में अपने अंदर स्टोर करता है। तो उस फाइल के फॉर्मेट को एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें जो डाटा मौजूद है उस डाटा के फॉर्मेट को एक्सेल के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, ताकि एक्सेल आसानी से उसे इस वर्कशीट, बैकएंड पे जो वर्कशीट है इसके सेल्स के अंदर हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड को शो करवा दे, तो उसके लिए ये इस विंडो पे आके हम कुछ सेटिंग्स करते हैं। ये विंडो इसलिए एक्सेल आपके सामने हाजिर करवा देता है कि आप इसमें आके कुछ सेटिंग्स करें ताकि एक्सेल उस डाटे को अपने फॉर्मेट में, सेल्स वगैरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट जो ऑप्शन है ओरिजिनल डाटा टाइप, इसमें 2 ऑप्शन आ रही, चूज़ द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डाटा। आपका जो ओरिजिनल डाटा है जिसे आप एक्सेल में ओपन करना चाह रहे हैं उसको आप बताएं वो किस टाइप का है, उसमें फ़ाइल टाइप क्या है। तो इसमें 2 ऑप्शन आ रही है, डीलिमिटेड और फिक्स विड्थ। अगर जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं उसमें आपने डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जिन वैल्यूज़ को मेंशन करना है उनके दरमियान आपने एक कॉलम की वैल्यू को दूसरे से जो सेपरेट किया हुआ है उसके लिए आपने कोई ख़ास करैक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे हमने टैब इस्तेमाल किया हुआ है, कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमी कॉलन भी, और भी डिफरेंट आप करैक्टर्स इस्तेमाल करके नोटपैड की फ़ाइल के अंदर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कॉलम एंड हो रहा है। हमने ओरिजिनल फाइल के अंदर, डाटा फाइल के अंदर क्या किया हुआ है कि एक कॉलम की वैल्यूज़ को मेंशन किया, जैसे हमने लिखा आईडी, उसके बाद टैब प्रेस किया, टैब से हम बता रहे हैं कि आगे हम जो लिखेंगे वो नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू है। उसके बाद हमने नेम की हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद फर्दर टैब प्रेस करके हमने सैलरी लिख दिया। तो एक टैब ऐसा करैक्टर है, ऐसी की है जिसकी हमने यूज़ करके उसके अंदर कॉलम्स बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली डाटा एक सिमेट्री में तो नहीं आ रहा, लेकिन टैब के ज़रिए से पता चल रहा है कि ये नेक्स्ट कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं। तो अगर तो आपने कोई ख़ास करैक्टर यानी कोई ख़ास की यूज़ की हुई है कॉलम की वैल्यूज़ को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, तो ऐसी फाइल को हम कहते हैं डीलिमिटेड फाइल। कौन सी फाइल? डीलिमिटेड फाइल। और उस करैक्टर को, जो करैक्टर या जो की आपने यूज़ की हुई है एक कॉलम की वैल्यू को दूसरे से सेपरेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं डीलिमिटर। जैसे हमने टैब यूज़ किया हुआ है, तो टैब एक ऐसी की है जो कि डीलिमिटर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। डीलिमिटर का मतलब क्या? एक कॉलम की वैल्यूज़ को दूसरे कॉलम की वैल्यू से सेपरेट करने के लिए जो की हमने यूज़ किया है उसे हम डीलिमिटर कहते हैं, और ऐसी फाइल को हम डीलिमिटेड फाइल कहते हैं। तो हमारी फ़ाइल चूँकि डीलिमिटेड फाइल ही है, हमने एक की यूज़ की हुई है जिसका नाम टैब है, उसके ज़रिए से हमने डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ को सेपरेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे डीलिमिटेड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी फ़ाइल फिक्स्ड विड्थ वाली है, फिक्स्ड विड्थ वाली फ़ाइल कब कंसिडर होती है? इससे पहले देख लीजिएगा डीलिमिटेड में कुछ आगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, करैक्टर्स सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड से मुराद ईच कॉलम है कि अगर आपने कॉमा या टैब और इस तरीके से कोई और की या कुछ और करैक्टर्स इस्तेमाल किए हुए हैं ईच फील्ड को, ईच कॉलम को सेपरेट करने के लिए, तो फिर वो आपकी फ़ाइल डीलिमिटेड फ़ाइल है, आप इस ऑप्शन पे टिक रहने देंगे। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल जो है उसमें पहले कॉलम्स की वैल्यूज़ एक सिमेट्री में चल रही हैं, उनकी विड्थ फिक्स्ड है, जैसे कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर पहला जो कॉलम है उसमें आईडीज़ चल रहे हैं जिनमें सब में 3-3 डिजिट्स आ रहे हैं, 101, 102, 103, ये एक फिक्स्ड विड्थ वाला कॉलम है पहला। लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसमें फिक्स्ड विड्थ नहीं है, टेक्स्ट की, डाटा की फिक्स्ड विड्थ नहीं है। कोई नाम जो है वो लेंथी टेक्स्ट है और कोई नाम जो है वो शॉर्ट है, कोई लेंथी है, तो फिक्स्ड विड्थ नहीं है सेकंड कॉलम की। इस तरीके से जो थर्ड है वो भी फिक्स्ड विड्थ चल रहा है, लेकिन बाज़ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं जिनकी सैलरी 1000 में हो, बाज़ की जो है वो लाख से भी ऊपर चली जाए, तो उसमें भी हो सकता है कि फिक्स्ड विड्थ ना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल सेकंड कॉलम हमारा फिक्स्ड विड्थ वाला नहीं है। अगर सारे के सारे कॉलम्स में ऊपर से नीचे तक जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनकी विड्थ फिक्स्ड है, तो फिर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, फिक्स्ड विड्थ वाली ऑप्शन को।
फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड, यानी उस वक्त हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जब फील्ड से मुराद सारे कॉलम्स की वैल्यूज अलाइंड हैं, एक सिमेट्री के अंदर हैं, उनकी विड्थ फिक्स्ड है। लेकिन अभी हमारे डाटा में चूंकि ऐसा नहीं है, हमारा डाटा ये वाला है डिलिमिटेड, तो हम इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि जहाँ जहाँ पे टैब आ रहा है उस टैब वाली जगह से आपने नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू कंसिडर कर लेनी है। ये हमने डिलिमिटेड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे स्टार्ट इंपोर्ट एट रो नंबर 1। आपने उस नोट पैड की फाइल का जो डाटा है वो एक्सेल में जो शो करवाना है, तो कौन सी रो से आपने डाटा स्टार्ट करवाना है? पहली रो से ही आपने स्टार्ट करवा के एक्सेल में शो करवा देना, या पहली रो को आपने स्किप करना है, दूसरी रो को स्किप करना है? अगर आपने कुछ रो स्किप करनी हो, किसी स्पेसिफिक नीचे वाली रो से डाटा आपने एक्सेल के अंदर शो करवाना है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रोज़ का डाटा ही एक्सेल में शो करवा दें। आप कोई स्टार्टिंग रो स्किप करना चाहें, जैसे कोई हेडिंग्स हैं या कोई ब्लैंक रोज़ हैं, वो इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं उसे कहता हूँ कि हेडिंग रो वो भी ना आए और नीचे जो एक ब्लैंक रो आ रही थी डाटे के अंदर, मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखिएगा हमारा जो डाटा था, यहाँ पे डाटा फाइल, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है इसमें फर्स्ट रो के अंदर हेडिंग्स आ रही हैं, सेकंड रो जो है वो ब्लैंक है, और उसके बाद थर्ड रो से ऑनवर्ड हमारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक्सेल के अंदर जब इस फाइल को एक्सेल में ओपन करें तो हेडिंग वाली रो में नहीं चाहिए, ब्लैंक रो भी नहीं चाहिए, 101 से हमारा डाटा एक्सेल में शो हो, तो ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके उसे स्पेसिफाई कर देंगे कि आपने जो इंपोर्ट करना है डाटा, इसको इंपोर्ट करना कहते हैं कि आपने वो वाला डाटा यहाँ पे एक्सेल में जो शो करवाना है कौन सी रो से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 कर दूंगा तो फर्स्ट 2 रोज़ का जो डाटा है वो इग्नोर हो जाएगा। अगर आप बॉटम पे आके देखें, अभी मैं फिलहाल इसे 1 ही कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट रो से वो स्टार्ट करें। ये देखिएगा नीचे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, वो जो फाइल हमने ओपन की हुई है, यानी जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे पाथ भी पूरा दिखा रहा है आपको, और नीचे उसके अंदर जो डाटा है उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। आईडी है, फर्स्ट रो के अंदर आईडी लिखा हुआ है, फिर साथ नेम लिखा हुआ है, फिर सैलरी लिखी हुई है, और अभी वो इसे एक ही वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। आईडी, नेम, सैलरी सब एक ही वैल्यू कंसिडर कर रहा है, उसे नहीं पता दरमियान में आपने टैब लगाया हुआ है और उसको आपने कॉलम को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। ये हम उसे बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके, नेक्स्ट ऑप्शन में जाके। इसके अलावा देखिएगा माई डाटा हैज़ हेडर्स, इस ऑप्शन को आप टिक कर दें अगर आपकी जो स्टार्टिंग रो है, यहाँ पे जो आपने रो मेंशन की है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उस रो में अगर हेडिंग्स आ रही हैं तो आप यहाँ पे टिक कर दें। हम इसे टिक कर देते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि फर्स्ट रो का जो डाटा है वो हेडिंग्स है। फाइल ओरिजिन एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा प्रीव्यू आपको शो करवा रहा है, सारे रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं, लेकिन अभी उसको एक ही वैल्यू कंसिडर कर रहा है, एक लाइन के सारे डाटे को एक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे। याद रखिएगा हमने यहाँ पे डिलिमिटेड को सिलेक्ट किया कि हमारी फाइल डिलिमिटेड फाइल है, उसमें स्पेसिफिक एक करैक्टर है जिसको हमने कॉलम की वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सेकंड स्टेप में आके नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा स्टेप 2 ऑफ 3 आ चुका हुआ है। इसमें हम उसे डिलिमिटर बताएंगे, वो की या वो करैक्टर बताएंगे जिसके ज़रिए से हमने ओरिजिनल फाइल के अंदर एक कॉलम की वैल्यूज़ को दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैब सिलेक्टेड है। अगर टैब के अलावा कोई और करैक्टर होता है जैसे कॉमा या सेमी कॉलन वगैरह, हम उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। अभी टैब सिलेक्टेड है, देखें जैसे ही हम यहाँ पे टैब को मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा आपको नीचे नज़र आ रहा है, अभी वो एक ही वैल्यू कंसिडर कर रहा है, एक रो के डाटे को एक वैल्यू। तो टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा उसने अब रिकॉग्नाइज कर लिया कहाँ कहाँ पे टैब आ रहा है, वहाँ से उसने कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। अब आईडी के बाद पहली लाइन को उसने रीड किया, पहली लाइन में टैब आ रहा था आईडी के बाद, उसने आईडी को फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कंसिडर कर लिया और नेम को सेकंड कॉलम की वैल्यू कंसिडर कर लिया। उसके बाद टैब के बाद सैलरी को उसने थर्ड कॉलम की वैल्यू कंसिडर कर लिया। इसी तरीके से उसने हर रो के अंदर आके डाटा को रीड किया और देखा कहाँ पे टैब आ रहा है। टैब से ऑनवर्ड डाटा उसने अगले कॉलम में शिफ्ट कर दिया, नेक्स्ट जो टैब है उससे ऑनवर्ड डाटा थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से देखिए उसने 3 कॉलम्स आपको बना दिए कि फर्स्ट कॉलम में ये आएगा, ये डाटा प्रीव्यू आपको दिखा रहे हैं, सेकंड कॉलम में ये आएगा और थर्ड कॉलम में ये डाटा आएगा एक्सेल के अंदर जब आप इसे शो करवाएंगे। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा सारा डाटा उसने आपको मल्टीपल कॉलम्स में शो करवा दिया हुआ है। उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि टैब कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली उसने कॉलम्स के अंदर डाटा को शिफ्ट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा फर्दर भी इसमें ऑप्शन है, ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन।
इस ऑप्शन को हम उस पर टिक करेंगे जब आपकी ओरिजिनल फाइल के अंदर, ओरिजिनल जो डाटा फाइल है नोटपैड की, उसमें असल में ये इस स्टेप के अंदर आने से पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फाइल को जाके मैनुअली उसको रीड करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा है, डिलीमीटर्स क्या लगे हुए हैं, कहीं डिलीमीटर एक की बजाय 2 दफ़ा तो नहीं प्रेस हो गया। अगर आपने टैब यूज़ किया हुआ तो टैब एक की बजाय 2 जगह तो नहीं प्रेस हो गया 2 दफ़ा, क्योंकि अगर 2 दफ़ा प्रेस हो गया तो वर्ड जो एक्सेल है उसको जो वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू वो थर्ड कॉलम में ले जाएगा, क्योंकि टैब 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप ये जो प्रोसेसिंग ये वाली स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो ऑप्शन लिखी हुई है ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन, इसके ऊपर आप उस वक्त टिक लगाएंगे जब आपने ओरिजिनल फाइल को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके आपको कई जगह पे ऐसा फील हुआ कि एक की बजाय जो डाटा एंट्री करने वाला बंदा था उसने एक की बजाय 2 दफ़ा टैब प्रेस कर दिया हो। मिसाल के तौर पर उसने किसी एम्प्लॉय का आईडी लिखा, आईडी लिखने के बाद उसने 2 दफ़ा गलती से टैब प्रेस कर दिया है, फिर जाके उसने नाम लिखा है, और उसके बाद फिर उसने 1 दफ़ा टैब प्रेस करके सैलरी लिख दी। तो अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे ऐसे केस के अंदर तो क्या होगा, वो आईडी को पहले कॉलम में, एक्सेल आईडी को पहले कॉलम में लिखेगा, फिर चूँकि आगे 2 दफ़ा टैब आ रहा है तो 2 कॉलम्स की स्पेस छोड़ के थर्ड, यानी एक कॉलम को खाली छोड़ के थर्ड कॉलम में जाके वो नेम को शो करवाएगा। तो डाटा आपका जो है ना एक्सेल के अंदर फिर सही सिमेट्री में शो नहीं होगा। तो अगर आप ओरिजिनल डाटा में ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो डिलिमीटर के तौर पे आपने की यूज़ की हुई है वो किसी जगह पे 2 दफ़ा भी प्रेस हो चुकी हुई है, तो फिर आप इसको टिक कर दें, ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलिमीटर्स एज वन, यानी जहाँ पे डिलिमीटर वाली की 2 दफ़ा आ रही है कंसेक्यूटिव इकट्ठी प्रेस हुई है उसको आप एक ही कंसीडर करो, और फिर एक्सेल उसे एक कंसीडर करके सही सिमेट्री के अंदर डाटे को एक्सेल में शो करवाएगा। टेक्स्ट क्वालिफायर ये क्या होता है? टेक्स्ट क्वालिफायर ये देखिएगा यहाँ पे आमतौर पे इन्वर्टेड कॉमाज ही सिलेक्टेड होता है। टेक्स्ट क्वालिफायर ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमा, हमारे ओरिजिनल डाटा में, ओरिजिनल फाइल में अगर कोई रिकॉर्ड हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर हमने लिखा हुआ है, उसे आपने एक ही कॉलम की वैल्यू कंसिडर करनी है, बेशक उस इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है उसके दरमियान बेशक टैब भी आ रहा हो। मिसाल के तौर पर इस इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर मैंने लिखा सैलरी और टैब प्रेस करके मैंने ब्रैकेट में लिख दिया रुपीज़, ब्रैकेट में रुपीज़, ताकि पता चल जाए कि सैलरी जो है रुपीज़ में आ रही है। अब सैलरी और रुपीज़ के दरमियान में टैब प्रेस किया हुआ है, तो एक्सेल को हमने बताया हुआ है कि हमारी जो फाइल है वो डिलिमिटेड फाइल है, और टैब एक ऐसी की है जिससे हमने एक कॉलम की वैल्यू को दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। तो एक्सेल क्या करेगा, इसको भी सेपरेट करने की कोशिश करेगा, सैलरी को एक कॉलम में रखेगा, रुपीज़ को अगले कॉलम में शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर हम सैलरी टैब रुपीज़ इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिख दें ओरिजिनल फाइल में, अब इन्वर्टेड कॉमाज में जो कुछ आ रहा होगा उससे वो क्या करेगा, एक ही कॉलम की वैल्यू कंसीडर कर लेगा, दरमियान में अगर डिलिमीटर आ भी रहा है उसे इग्नोर कर देगा। यह है टेक्स्ट क्वालिफायर। इसे मैं आपके सामने परफॉर्म भी कर देता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और कैंसिल करके मैं ओरिजिनल फाइल में जाके कुछ अमेंडमेंट करूँगा, फिर वापस इस पे आएंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखिएगा ओरिजिनल फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, डाटा फाइल, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी के साथ मैं देखें टैब दोबारा प्रेस करूंगा, टैब प्रेस किया और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रुपीज़। ये अब यहाँ पे भी टैब प्रेस किया हुआ है, आईडी पहले कॉलम की वैल्यू, नेम सेकंड कॉलम की वैल्यू, और सैलरी जो है वो थर्ड कॉलम की वैल्यू, यहाँ भी टैब प्रेस कर दिया हुआ है। तो नॉर्मल रूटीन में चलेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, इस रुपीज़ को फोर्थ कॉलम के ऊपर जो है ना शिफ्ट कर देगा, फोर्थ कॉलम की हेडिंग बना देगा। हम ये चाहते हैं सैलरी और रुपीज़ को वो एक ही कॉलम की वैल्यू कंसिडर करें, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिख देंगे। तो जो वैल्यू इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आ रही होगी उसके अंदर दरमियान में अगर कोई डिलिमीटर आ भी रहा होगा तो एक्सेल उसे इग्नोर कर देगा। अब देखिएगा मैं इस फाइल को कर रहा हूँ सेव, फाइल में आके जो अमेंडमेंट हमने किया है इसके अंदर उसको सेव किया, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, और दोबारा एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में दोबारा आके हम क्या करेंगे, इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे, फाइल ओपन और ब्राउज, ऑल फाइल्स में आ गए, ये डाटा फाइल और ओपन किया, वही विंडो हमारे सामने दोबारा आ चुकी हुई है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे उसका इफेक्ट क्या आएगा। ये हमने उसे बता दिया डिलिमिटेड फाइल है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद ये देखिएगा डिलिमिटेड में टैब बता दिया, और उसके बाद टेक्स्ट क्वालिफायर इन्वर्टेड कॉमाज लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट क्वालिफायर यानी जो टेक्स्ट हमारी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है उसको आपने ब्रेक नहीं करना, उसे एक ही कॉलम की वैल्यू कंसिडर करना है। इसलिए देखिएगा सैलरी और रुपीज़ जो है वो आपको इकट्ठे थर्ड कॉलम में नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ से आके मैं कर दूँ नन, तो आप देखिए उसने सैलरी को अलहदा कंसिडर कर लिया, रुपीज़ को अलहदा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में भी टैब हमने प्रेस किया हुआ था। तो अगर ओरिजिनल फाइल के अंदर आपने कुछ इस तरीके से
यानी डिलीमीटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि इस डिलीमीटर के लेफ़्ट राइट पे जो डाटा है वो एक ही कॉलम की वैल्यू कंसीडर हो, तो उसे फिर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जाके मेंशन कर देते हैं ताकि वो एक ही कॉलम की वैल्यू कंसीडर हो। ये आ गया टेक्स्ट क्वालिफायर, जो कि आम तौर पे इन्वर्टेड कॉमास ही होते हैं। इसके अलावा आप ये अपोस्ट्रोफी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा सैलरी और रुपीज़ एक ही कॉलम की वैल्यूज़ कंसीडर हो रही हैं। अच्छा ये देखिएगा डिलीमीटर में टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर इसके अलावा कोई आपने की यूज़ की हुई है, कोई भी आप यूज़, जैसे आप डैश भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी लिखा, डैश, फिर उसके बाद नेम, डैश, और उसके बाद आपने सैलरी लिख दी। अब अपने डैश को जो है वो यूज़ किया हुआ है या अंडरस्कोर को यूज़ किया हुआ है अपने एक कॉलम को दूसरे से सेपरेट करने के लिए, वो आप यहाँ अदर में आके फिर मेंशन कर देंगे। तो एक्सेल क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा ओरिजिनल डाटा फाइल के अंदर डैश कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से नेक्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देगा। अब ये सेकंड स्टेप हमारा चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं। ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप। अब एक्सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ओरिजिनल जो नोटपैड की फाइल है उसके अंदर जो डाटा है वो 3 कॉलम्स के अंदर मेंशन करना है। 3 कॉलम्स, ये देखिएगा। थर्ड स्टेप में आके ये कॉलम क्लिकेबल हो जाएंगे। आप क्लिक करेंगे तो जिस पे क्लिक करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड स्टेप में क्लिक नहीं होंगे, याद रखिएगा। थर्ड स्टेप में आके ये ऐसे क्लिक हो जाएंगे। अब अपने इंडिविजुअल हर कॉलम का फॉर्मेट एक्सेल को बताना है कि इस कॉलम के अंदर जो डाटा है एक्सेल में सेल में उसको शो करते वक्त उसका फॉर्मेट क्या रखना है। तो पहले पे क्लिक किया, देखिएगा कॉलम डाटा फॉर्मेट। इस कॉलम का आपने फॉर्मेट क्या रखना है, जनरल रखना है या इसे टेक्स्ट कंसीडर करवाना है, या इसे अगर इसमें कोई डेट्स आ रही हैं तो डेट रिकॉग्नाइज करवाना है। अगर डेट रिकॉग्नाइज करवानी है तो उसको आपने कैसे मेंशन करवाना है, पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं। डेट आपने अगर शो करवानी है तो उसमें आपने उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डे, ईयर, मंथ वगैरह, वो किस सीक्वेंस में शो करवाने हैं। तो हमारा जो डाटा है इसे हम जनरली शो करवाते हैं। लास्ट ऑप्शन है डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, स्किप। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो डाटा है उसमें वहाँ जो ओरिजिनल डाटा है उसके पहला कॉलम मैं एक्सेल में शो नहीं करवाना चाह रहा, पहला मैं कॉलम शो नहीं करवाना चाह रहा, सिर्फ सेकंड नाम आ जाए और सैलरी वाला ये 2 कॉलम आ जाए, तो पहले कॉलम पे क्लिक करके आप यहाँ कर दें डो नॉट इम्पोर्ट कॉलम। ये देखिएगा ऊपर स्किप लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो पहला कॉलम है इसका डाटा ओरिजिनल फाइल में तो मौजूद होगा, लेकिन एक्सेल में जब ये यहाँ पे शो होगा, यानी एक्सेल में जब ये फाइल आएगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम का डाटा शो होगा, फर्स्ट कॉलम का डाटा शो नहीं होगा। यानी ये काम भी आप इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने रोज़ डिफाइन की थी कि आपने स्टार्टिंग कुछ रोज स्किप करनी है तो आप नेक्स्ट रोज से स्टार्ट कर दें, यहाँ आके आप कॉलम भी स्किप करवा सकते हैं। तो इसे हम बता रहे हैं कि भैया आपने जनरल फॉर्मेट रखना है, सेकंड कॉलम का भी जनरल रखना है, थर्ड कॉलम का भी आपने जनरल रखना है। इसके अलावा जनरल में देखिएगा, अगर आप किसी भी कॉलम का फॉर्मेट जनरल रखेंगे तो जनरल क्या करेगा, कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू नंबर्स। किसी कॉलम में अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसको वो एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करते वक्त उसको न्यूमेरिक डाटा कंसीडर करवा देगा। एक्सेल को बता देगा कि भाई ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इन्हें आपने नंबर्स कंसीडर करना है, और उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन भी परफॉर्म होंगी। और अगर किसी कॉलम में डेट्स आ रही हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल के ऑप्शन को क्लिक करने से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को नंबर्स कंसीडर करेगा, डेट वैल्यूज़ को डेट्स ही कंसीडर कर लेगा। बेशक आप यहाँ पे आके उसे ना बताएं कि इस कॉलम में डेट आ रही है, लेकिन अगर वाकई उसके अंदर डेट है और प्रॉपर उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में एक्सेल उसे डेट रिकॉग्नाइज करता है, तो फिर एक्सेल क्या करेगा, डेट वैल्यूज़ को डेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। एंड ऑल रिमेनिंग वैल्यूज़ टू टेक्स्ट, इसके अलावा नंबर और डेट के अलावा जो भी डाटा होगा उसको वो टेक्स्ट कंसीडर कर लेगा। तो एडवांस में आते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एडवांस टैब में, ये देखिएगा। सेटिंग्स यूज्ड टू रिकॉग्नाइज न्यूमेरिक डाटा। किसी भी कॉलम में जो डाटा आ रहा है ना, वो एक्सेल उसको रीड करेगा, रीड करता चला जाएगा, पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरे में। तो वो कैसे उसे पता चलेगा कि फ़लाँ स्पेसिफिक कॉलम का डाटा जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। उसमें डेसिमल सेपरेटर, सेटिंग्स यूज टू रिकॉग्नाइज न्यूमेरिक डाटा, उसमें डेसिमल सेपरेटर अगर उसमें लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें डॉट, किसी कॉलम के अंदर अगर डॉट लिखा हुआ आ रहा है तो उसे वो डेसिमल सेपरेटर कंसीडर कर लेगा, और अगर किसी में कॉमा लिखा हुआ आ रहा है तो उसे वो 1000 सेपरेटर कंसीडर कर लेगा। यानी जिन कॉलम्स के अंदर ये साइंस आ रहे होंगे उसको वो न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर कर लेगा, न्यूमेरिक डाटा कंसीडर कर लेगा। उसके बाद ओके करते हैं। ट्रेलिंग माइनस फॉर नेगेटिव नंबर्स, कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसके शुरू में माइनस का साइन भी लगा देगा। ओके किया, इसको एज इट इज़ रहने देना, आमतौर पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद ये हमारा अब सारा तीनों स्टेप्स कंप्लीट हैं, फाइनल हैं। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा, यहाँ पे आके फिनिश करेंगे इसको, लास्ट स्टेप के बाद
तो उसके बाद देखिएगा ये डाटा एक्सेल के अंदर आपको शो हो जाएगा। एक्सेल की शीट के अंदर वो जो डाटा फाइल का डाटा है जो कि नोटपैड की फाइल है उसका डाटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ फिनिश, तो देखते हैं डाटा कहाँ पे शो हुआ। ये देखिएगा वर्कशीट में इस एक्सेल की फाइल में बिल्कुल स्टार्ट में आके उसने इस डाटे को 3 कॉलम्स के अंदर शो करवा दिया हुआ है और एक्सेल के फॉर्मेट में शो करवाया। अब वो जो रो के अंदर डाटा चल रहा था उसको हमने 3 स्टेप्स के अंदर एक्सेल को बता दिया कि इसको आपने कितने कॉलम्स में कन्वर्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें बता दी। तो ये देखिए पहले कॉलम में आईडीज़ आ गए, दूसरे में नाम आ गए, तीसरे में सैलरी आ चुकी हुई है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बात ये याद रखें बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इस वक्त आपके सामने जो डाटा नज़र आ रहा है ये डाटा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। ओरिजिनल जो फाइल है डाटा फाइल, वो फाइल एज इट इज़ आपके सामने ये फाइल ओपन है। डाटा फाइल जो कि नोटपैड की फाइल है, हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसने नोटपैड में ओपन होना था। हमने उसको फाइल में जाके ओपन में आके वहाँ से एक्सेस करके ज़बरदस्ती खींच के एक्सेल में ओपन किया उसे। वो 3 स्टेप्स के अंदर जाके कुछ सेटिंग्स करके हम उस फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन कर चुके हुए हैं। इस वक्त हम लाइव मोड में हैं, उस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब जो भी इसके अंदर हम अमेंडमेंट्स करेंगे, इस डाटे के अंदर जो भी हम एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, चेंज करेंगे, फिर फाइल को सेव करेंगे, तो ये असल में उस ओरिजिनल फाइल में ही सारी चेंजिंग सेव हो रही होंगी। ये देखिएगा ओरिजिनल आपको नाम नज़र आ रहा है डाटा फाइल, ये फाइल ओरिजिनल फाइल ओपन हो चुकी हुई है। अब इसको बुक से जाके ज़रा गो थ्रू करते हैं इसके मतलब। ये यहाँ पे आ गया डाटा हमारे पास। अब यहाँ पे हम फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, देखिएगा फॉर्मूला लगा सकते हैं और जो भी आपने यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करनी है वो आसानी से कर सकते हैं। नोटपैड में ये काम आप नहीं कर सकते थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी एक्सटर्नल डाटे को एक्सेल में लाने का, एनालिसिस करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, ये समरीज वगैरह बनाना ही होता है। तो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। मैं बुक से आपको कुछ चीज़ गो थ्रू करवाता हूँ, देखिएगा। ये देखिएगा हम इस स्टेप को जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं कि ओपनिंग CSV फाइल डायरेक्टली इनटू एक्सेल। इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे नोट के अंदर एक बात लिखी हुई है, ओपनिंग अ CSV फाइल डायरेक्टली इनटू एक्सेल डज नॉट इंपोर्ट द डाटा नॉर क्रिएट अ कनेक्शन। कि जब आप किसी CSV फाइल को, नोटपैड की फाइल को डायरेक्टली एक्सेल में ओपन करते हैं तो एक्सेल डज नॉट इंपोर्ट द डाटा, the data does not import the data nor create a connection। ना तो इम्पोर्ट किसे कहते हैं, इम्पोर्ट असल में नेक्स्ट जो हम स्टेप फॉलो करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इम्पोर्ट, ये यहाँ पे आके आपको समझ आएगा इम्पोर्ट किसे कहते हैं। इम्पोर्ट करना असल में ये कहते हैं एक्सटर्नल आपका सोर्स जो है, एक्सटर्नल जो फाइल है उसको आप एक्सेल से लिंक कर देते हैं, उस लिंक के जरिए से डाटा इधर आ रहा होता है, उसे इम्पोर्ट करना कहते हैं। और एक कनेक्शन भी दरम्यान में बन जाता है जिसे आप रिफ्रेश करके तो यहाँ की अपडेट्स इधर दोबारा से शो करवा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं जब आप डायरेक्टली किसी भी CSV फाइल को या एक्सटर्नल सोर्स की फाइल को डायरेक्टली एक्सेल में ओपन करते हैं, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को एक्सेस करते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह करके उसका डाटा एक्सेल में शो करवाते हैं, तो आप असल में कोई कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा होता, डाटा इंपोर्ट नहीं हो रहा होता, कोई कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ होता, डायरेक्टली आप उस फाइल में काम कर रहे होते हैं। ऐसी है जैसे आपने डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन करना था नोटपैड में, उसकी बजाय आपने उसे एक्सेल में ओपन कर लिया। एक्सेल में आपको वो फाइल नज़र आ रही है, जो अमेंडमेंट्स होंगी इसी के अंदर होंगी। ये देखिए नेक्स्ट, you are literally in the live and original CSV file, so any changes you make will change the CSV file। आप उस वक्त लाइव उसी फाइल के अंदर काम करें, जो अमेंडमेंट्स करेंगे उस फाइल के अंदर ही वो अमेंडमेंट्स सेव हो रही होंगी। तो बेटा ये एक तरीका है कि एक्सटर्नल फाइल को, एक्सटर्नल डाटा को एक्सेल में आप ओपन कर सकते हैं ताकि आप उसका एनालिसिस कर सकें, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फाइल का जो डाटा है उसका फॉर्मेट एक्सेल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसके लिए फिर वो टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट की एक विंडो आपके सामने आ जाती है, उसमें फिर हम डाटे को एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो डाटा आपके सामने विजिबल हो जाता है एक्सेल की फाइल में। यहाँ पे देखिएगा एक्सेल की फाइल में आते हैं, डाटा हमारे सामने है, हम इस वक्त डाटा फाइल को ही ओपन किए हुए हैं और उसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो ओरिजिनल फाइल में होगा। पहला जो रिकॉर्ड है 50,000 में से चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम डायरेक्टली उस ओरिजिनल फाइल में ही काम कर रहे हैं। मैंने इसको 50,000 की बजाय कर दिया, ये देखिएगा 90,000 9 लिख दिया, मैंने एंटर किया। जैसे 90,000 किया, अब मैं इसको करूँगा सेव। जैसे ही सेव करेंगे देखिएगा एक्सेल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कंट्रोल S। अब ये देखिए ये सामने आपके आ गया एक मैसेज। जैसे हमने कंट्रोल S किया, सेव किया, तो एक्सेल ने आपको एक एरर दिया, कह रहा है सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव इट एज
टेक्स्ट या टैब डिलिमिटेड फाइल। असल में ये फाइल नोटपैड की फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है। तो कह रहा है कि ये आपको ये कह रहा है कि हो सकता है आपने अपनी फाइल के अंदर, क्योंकि आपका डाटा एक्सेल में नज़र आ रहा है, आप एक्सेल के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इस डाटा को कलर भी दे सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो कह रहा है जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो ये चूँकि ओरिजिनल नोटपैड की ही फाइल है, ये उसी फॉर्मेट में जाके उसी फॉर्मेट में सेव होने जा रही है। तो एक्सेल में जो फीचर्स आपने इस्तेमाल किए हुए थे वो वहाँ पर सेव नहीं होंगे। नोटपैड में कंडीशनल फॉर्मेट तो नहीं अप्लाई होते और ना ही उसमें कोई फॉर्मेट दूसरा नॉर्मल फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो कह रहा है कि आप इसको अगर सेव करेंगे तो हो सकता है सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट। आपने कुछ फीचर्स हो सकता है एक्सेल के ऐसे इस्तेमाल कर लिए हों जो लॉस्ट हो जाएंगे, आप उसको नहीं देख सकेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल के अंदर। कह रहा है डू यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट। जो आपने यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह कुछ ऐसे अगर अप्लाई किए हैं, अगर आप उसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो आप क्या कर दें, येस कर दें। डू यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, यानी आप इस फाइल को ओरिजिनल जो उसका फॉर्मेट है, यानी जो टेक्स्ट फाइल वाला फॉर्मेट है उसी में रखना चाहते हैं तो येस कर दें। अगर नहीं रखना चाहते, इसको एक्सेल की फाइल के तौर पे सेव करना चाहते हैं, फिर नो कर दें। हम इसे येस करेंगे। येस किया तो ये फाइल अब ओरिजिनल जो डाटा फाइल थी नोटपैड की फाइल, उसमें ये अमेंडमेंट सेव हो चुकी हुई है। इसको मैं आपके सामने व्यू भी करवा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आए, इसको फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, यस किया और वापस आते हैं हम। ये देखिएगा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 90,000 हो चुका है। ये देखिएगा ओरिजिनल नोटपैड की फाइल के अंदर इसका डाटा हमने देखा तो 90,000 हो चुका हुआ है, क्योंकि एक्सेल में हमने जब इस फाइल को ओपन किया था तो ओरिजिनल इसी फाइल को ओपन किया था, जो अमेंडमेंट थी इसी में सेव होंगी। तो यहाँ पे 90,000 चेंज होके आ चुका हुआ है। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन है कि एक्सटर्नल फाइल को आपने एक्सेल में डायरेक्टली कैसे ओपन करना है। अब हम आते हैं थर्ड जो मेथड है उसकी तरफ आते हैं। पहला मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट, एक्सटर्नल डाटा कॉपी करें, एक्सेल में पेस्ट कर दें, उसको एनालाइज कर लें। दूसरा है डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेल में ओपन कर लें। थर्ड वे इंपोर्ट अ CSV और टेक्स्ट यूजिंग दी टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट विद इन एक्सेल। ये देखा इंपोर्ट का वर्ड उसमें यूज किया है। हम क्या करेंगे, जो नोटपैड की फाइल है उसको इंपोर्ट की एक ऑप्शन है, उसके जरिए से जाके एक्सेल के साथ लिंक करेंगे। याद रखें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे ना, फर्स्ट ऑप्शन ओपन, फाइल टैब में जाके ओपन की ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो अमेंडमेंट करेंगे उसमें हो रही होगी। लेकिन एक ऑप्शन इंपोर्ट की है, अगर इंपोर्ट वाली ऑप्शन को यूज करके उस फाइल को एक्सेस करेंगे डाटा फाइल को, तो ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होगी। उस फाइल के अंदर जो डाटा वो एक लिंक के जरिए से एक्सेल में आपको शो होना शुरू हो जाएगा और एक्सेल के अंदर फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, यानी ये जो इंपोर्ट की ऑप्शन है, ये कहाँ पे है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें उसने जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई देखिएगा, वी कैन यूज द टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट टू जनरेट अ कॉपी ऑफ द सोर्स डाटा फ्रॉम CSV टेक्स्ट फाइल इनटू एक्सेल प्रोसेस। ये आगे प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि जब हम इंपोर्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, इंपोर्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करके उस फाइल को एक्सेस करेंगे, वो फाइल ओरिजिनली ओपन नहीं होगी बल्कि उसका एक लिंक एक्सेल के साथ क्रिएट हो जाएगा और उसका जो पड़ा हुआ डाटा है उसका एक अक्स यूँ समझ लें आपको एक्सेल की फाइल के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो आप एक्सेल के अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे उधर सेव नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ का डाटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वापस आप डाटा को इधर चेंज करके उधर वापस नहीं भेज सकते, उधर से डाटा का फ्लो इधर को है। तो ये देखिएगा इंपोर्टिंग डाटा यूजिंग टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट, ये जो टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट है यानी इंपोर्ट करने की ऑप्शन, जिससे एक लिंक और कनेक्शन भी डेवलप हो जाएगा, इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ सोर्स डाटा इन योर वर्कबुक। वो जो ओरिजिनल फाइल है डाटा फाइल, उसके डाटा की कॉपी एक्सेल में आ जाती है, ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होती, वो बंद ही पड़ी रहती है। अब जो अमेंडमेंट आप करेंगे वो एक्सेल में हो रही है, उस फाइल में नहीं हो रही। तो ये कह रहे हैं एंड ऑल्सो क्रिएट्स अ कनेक्शन बैक टू द सोर्स फाइल, और इस ऑप्शन को यूज करके एक कनेक्शन भी डेवलप हो जाता है। अगर ओरिजिनल डाटा फाइल में कल को अमेंडमेंट होती है, आप उस अमेंडमेंट को एक्सेल के अंदर अपडेट करवा सकते हैं, रिफ्रेश की एक ऑप्शन होती है, उसे यूज करके। द कनेक्शन कैन देन बी सब्सिक्वेंटली अपडेटेड। ये देखिएगा अपडेटेड का से मुराद वही रिफ्रेश करना है, टू रिफ्लेक्ट फर्दर चेंजेस टू द सोर्स डाटा। सोर्स डाटा में जो फर्दर चेंजेस हो रही हैं बाद में, उसको एक्सेल में अपडेट करने के लिए आप रिफ्रेश कर लेंगे। अब इसको डिटेल से डिस्कस किया गया कि आपने ये जो टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट के जरिए से यानी कनेक्शन डेवलप जो करना है वो कैसे करना है। इसके लिए याद रखिएगा प्रोसेस जो है वो आसान है, सिर्फ ये है कि आपने डाटा टैब के अंदर आना है। ये देखिएगा
डाटा टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। डाटा टैब के ऊपर क्लिक किया और उसमें ये देखिएगा लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है इंपोर्ट की ऑप्शन है, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके फिर आगे फर्दर स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो मैं आपके सामने अब इसको परफॉर्म करता हूँ। वही डाटा फाइल है, उसे हम अब डाटा टैब के अंदर जाके और इस ऑप्शन के ज़रिए से एक्सेस करेंगे। देखें क्या होता है, एक लिंक क्रिएट होगा, ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होगी। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। डाटा टैब के ज़रिए से जाके जो फ्रॉम टेक्स्ट वाली ऑप्शन है, इसके ज़रिए से उस टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करेंगे तो ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होगी। ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होगी, बस उसकी एक कॉपी उसके अंदर जो डाटा है उसकी एक कॉपी एक्सेल में शो हो जाएगी और जो अमेंडमेंट्स यहाँ करेंगे वो वहाँ नहीं सेव होंगी। अब इसको परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा ये फाइल मैं बंद कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल डाटा फाइल ही ओपन हुई है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और दोबारा से ब्लैंक एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन की। ये देखिएगा बुक 1 के नाम से एक फ़ाइल ब्लैंक ओपन है। अब हम क्या करेंगे, उसी ओरिजिनल जो डाटा फाइल है उसे हमने एक्सेस करना है, उसके साथ एक्सेल का एक लिंक क्रिएट करना है, इंपोर्ट करना है उसका डाटा। तो हम सबसे पहले आएंगे डाटा टैब के अंदर, उसके बाद लेफ्ट साइड पे गेट एक्सटर्नल डाटा, ये हमारे सामने ग्रुप है, उसमें देखिएगा आप एक्सटर्नल कौन कौन सा डाटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेस, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका डाटा भी आप एक्सेल में ला सकते हैं। फ्रॉम वेब, किसी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर कोई टेबल बना हुआ है, उसमें न्यूमेरिक डाटा आ रहा है, आप चाहते हैं उसे एक्सेल के अंदर शो करवा दें तो लिंक क्रिएट करके आप ला सकते हैं। वेबसाइट पे डाटा अपडेट होगा, आप उसे यहाँ पे भी रिफ्रेश करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट, ये आपके सिलेबस में डिटेल से डिस्कस हुआ है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, इनका सिर्फ नाम याद रख लेना काफ़ी है, परफॉर्म नहीं करेंगे ना आपके सिलेबस में। यानी एसक्यूएल सर्वर से भी आप डाटा ला सकते हैं, एनालिसिस सर्विस से भी, और भी ये डिफरेंट नाम है, जस्ट आपने नाम याद रखने हैं। अभी हम डिटेल से जो परफॉर्म करेंगे दैट इज़ टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से परफॉर्म करेंगे। तो फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो आ गई, कह रहा है इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल। वो कौन सी टेक्स्ट फाइल है जिसे आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे, वैसे ही यहाँ पे आके टेक्स्ट फाइल्स कर लें या ऑल फाइल्स कर लें, तभी आपको नज़र आ जाएगी। देखिएगा डाटा फाइल नज़र आ रही है, इस पर क्लिक किया और इसे इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा आपके सामने वही विंडो हाजिर हो जाएगी जो हमने अभी पिछले स्टेप में की थी। जब हमने एक्सटर्नल जो डाटा फाइल है उसे डायरेक्टली एक्सेल में ओपन किया था तो टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट के नाम से 3 स्टेप्स वाली जो विंडो आपके सामने आ गई थी वही आपके सामने दोबारा हाजिर हो जाएगी और वही सारी सेटिंग्स उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जारी बात है फाइल वही है, इसका फॉर्मेट भी वही है। एक्सेल में इसका डाटा हमने शो करवाना है, बेशक लिंक के ज़रिए से करवाना है और कॉपी लेके आनी है, लेकिन डाटा तो डिफरेंट फॉर्मेट में है, तो उसे एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वही टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। इंपोर्ट किया तो ये देखिए वही विंडो आपके सामने आ चुकी हुई है जिसे हम पिछले टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैं अब इसे जस्ट परफॉर्म करूँगा, डिस्कस हम कर चुके हुए हैं। हमारी फाइल डिलिमिटेड है। टैब एक ऐसा डिलिमिटेड है जिसे हमने एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। स्टार्ट इंपोर्ट एट रो नंबर 1, हम रो नंबर 1 से ही इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद माई डाटा हैज़ हेडर्स, ये भी टिक कर देते हैं। डाटा में हेडर्स भी हैं, यानी फर्स्ट रो के अंदर हमारे जो है वो हेडर्स हैं। नीचे आप देखें आपको प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डाटे का। अभी वो फर्स्ट रो के अंदर जो कुछ भी है उसे एक लाइन कंसिडर कर रहा है, एक ही सेल की वैल्यू कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ आगे उसे बताएंगे डिलिमीटर जो कि टैब है। टेक्स्ट क्वालिफायर एज इट इज़, ट्रीट कंसेक्यूटिव, ये हमारे कंसेक्यूटिव डिलिमीटर्स है ही नहीं फाइल में, इसको टिक करना ना करना इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप में आके हर कॉलम का इंडिपेंडेंटली हम फॉर्मेट बता देंगे। किसी कॉलम को स्किप करना है तो उस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करके तो फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, एडवांस में भी एज इट इज़। उसके बाद फिनिश, जैसे ही फिनिश करेंगे देखिएगा एक लास्ट स्टेप के बाद जो एक विंडो हमारे सामने आई, ये पहले नहीं थी, इसको देखते हैं। इंपोर्ट डाटा, सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डाटा इन योर वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक के अंदर डाटा को किस अंदाज में देखना चाह रहे हैं। ये असल में एक्सेल के डिफरेंट फीचर्स हैं जो डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक टेबल का फीचर भी है, पिवट टेबल का भी है, पिवट चार्ट भी है और डिफरेंट ऑप्शन है। ये आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, सारी इनएक्टिव हैं। वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, कहाँ पे आप अपने डाटा को प्लेस करना चाह रहे हैं। पिछले स्टेप में जो हमने किया था, जब डायरेक्टली ओपन किया था तो उसने बिल्कुल सेल A1 से ऑनवर्ड डाटा शो करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे जब हम इंपोर्ट करते हैं यानी कनेक्शन डेवलप करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने जो डाटा एक्सेल की इस वर्कशीट में मेंशन करना है, यहाँ पे शो करवाना है, कहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो यहाँ बता दें एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही हमने इसे शो करवाना है, नई वर्कशीट भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
और उसका सेल भी यहाँ बता दें। मैं उसे कहता हूँ आप क्या करो, सेल नंबर जो B2 ही कर लेते हैं, शीट 1 उसका जो सेल है B2, उस पर हमने बैकएंड पे क्लिक कर दिया, उसका रेफरेंस यहाँ पे आ चुका हुआ है। और उसके बाद ओके कर देंगे। ये नीचे जो ऑप्शन है इसे भी इग्नोर कर दें, ये भी असल में डाटा को एनालाइज करने का एक फीचर है, उससे रेलिवेंट है ये चीज़। ओके कर दिया तो आप देखिएगा ओरिजिनल डाटा जो कि डाटा फाइल के अंदर था वो यहाँ पे हमें एक्सेल के अंदर शो हो चुका हुआ, ये देखिएगा। और जहाँ पे हमने क्लिक किया था वहाँ से ऑनवर्ड एक्सेल के अंदर वो डाटा आ चुका हुआ है। अब एक बात ये याद रखें कि ये ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं हुई, डाटा फाइल ओरिजिनल बंद पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, और उसका जो डाटा है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो एक कनेक्शन के ज़रिए से बैकएंड पे कनेक्शन डेवलप हो चुका हुआ है। जब हम डाटा टैब में आके और इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ के इस ऑप्शन के ज़रिए से जो डाटा आपके पास एक्सेल में आएगा वो एक लिंक के ज़रिए से आ रहा होगा, एक कनेक्शन के ज़रिए से आ रहा होगा। अब ये डाटा जो है इसकी कॉपी हमारे पास आ रही है, जहाँ जो अमेंडमेंट्स करेंगे वो उधर सेव नहीं होंगी, वो इधर ही रहेंगी। अब इसमें फर्दर मैं आपको बुक से ज़रा गो थ्रू करवा देता हूँ कि बुक में हमने क्या चीज़ पढ़ ली। बुक के अंदर ये जो स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स जो हैं वो उसने असल में इंपोर्ट वाली ऑप्शन के अंदर डिस्कस किया है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए। तो इसको गो थ्रू करते हैं यहाँ से आगे। ये देखिएगा, यूजिंग टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद उसने बता दिया इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल वगैरह आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही उसने फाइल सिलेक्ट की, फिर उसके बाद स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एस्टैब्लिश वेदर सोर्स डाटा इज डिलिमिटेड है या फिक्स्ड विड्थ वाला है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे आप। फिर आगे सारी डिटेल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सेकंड स्टेप में आके आप डिलिमिटर बता देंगे, ये आ गया। और फिक्स्ड विड्थ वाला डाटा मैंने आपको बता दिया, अगर कॉलम के अंदर लिखी हुई वैल्यूज़ की जो विड्थ है वो अगर फिक्स्ड है तो फिर हम फिक्स्ड विड्थ वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। तो लेकिन अभी हमारा डाटा डिलिमिटेड था। और आगे उसने बता दिया एडवांस के टैब में जाके ये एज इट इज़ आप इनको रखेंगे। न्यूमेरिक डाटा को रिकग्नाइज करने के लिए आप सेटिंग्स बताते हैं। फिर हर कॉलम के लिए थर्ड स्टेप में आके आप हर कॉलम को सिलेक्ट करके आप ये बता सकते हैं कि कॉलम डाटा का आपने फॉर्मेट क्या रखना है। उसके बाद फाइनल स्टेप में आके जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश वाली ऑप्शन पे, तो ये विंडो आपके सामने आ गई। इसे बता दें आपने कहाँ पे डाटे को प्लेस करना है। तो उसके बाद ओरिजिनल फाइल के अंदर आपका डाटा यूँ शो हो जाएगा, इम्पोर्टेड डाटा, ये देखिए साइड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक ये सारी डिस्कशन थी कि आपने कैसे एक्सटर्नल डाटा एक्सेल के अंदर लेके आना है। तो इसके बाद जो हमारी फर्दर डिस्कशन है वो इंशाल्लाह ये है, अभी हमने सिर्फ एक्सटर्नल डाटा एक्सेल के अंदर शो करवाया है एक लिंक के ज़रिए से, कनेक्शन के ज़रिए से। अब वो कनेक्शन है कहाँ पे, उस कनेक्शन को आपने देखना कैसे है, उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है वो कैसे करनी है, ये इंशाल्लाह हम बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ तक परफॉर्म करें अच्छे तरीके से, हर स्टेप के अंदर विंडो के ऊपर जो ऑप्शन आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी से रेलिवेंट आमतौर पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट में जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं उन ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे किसी भी हवाले से पूछ सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आप इन्हें परफॉर्म करें और मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।